आज के इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक चैप्टर वृत्त एवं स्पर्श रेखा पर आज आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके मैं कुछ मुख्य बिंदु को पहले से लिख दिया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही पहले से पूर्व परिचित जैसा है। ठीक है, फिर भी इसको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर इसका नाम है कि वृत्त एवं स्पर्श रेखा, तो मैं ये बता देता हूँ पहले से कि जैसे कि एक वृत्त है, सर्कल है, और इस पर किसी भी एक बिंदु पर इस पर अगर हम ये टच करता हुआ ऐसा एक रेखा खींचते हैं तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। ये स्पर्श रेखा हो गया और ये वृत्त हो गया। तो ये स्पर्श रेखा और वृत्त के बारे में पूरा चैप्टर है, परंतु हम इस पर शुरू करते हैं कि ये वृत्त होता क्या है या वृत्त सर्कल हम किसको बोलते हैं। जैसे कि ये जो मैंने खींचा यहाँ पर, इसको आप लोग प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक सेंटर लेंगे और एक सेंटर ले करके एक त्रिज्या लेंगे। आप चाहे 2, 4, 5 सेंटीमीटर कैसे भी ले लें। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेते हैं, वो इसका केंद्र है और एक कोई बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस ओ को केंद्र लिया, ये हमारे लिए केंद्र है। अभी चूंकि इस चैप्टर पर पूरा ध्यान लगा के हमको पढ़ना है, इसलिए हर चीज को यहाँ पे इंडिकेट करके करेंगे। ये हो गया केंद्र और ये हो गया इसकी त्रिज्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएगा। जैसे कि आप लोगों को अगर ये ध्यान में है तो जब मैं बोलूंगा किसी प्रश्न को हल करते समय उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस पर पकड़ बनी रहेगी। आप बड़े ध्यान से देखते रहिए। ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया केंद्र। इस ए बिंदु को हम इसके इस केंद्र के चारों ओर ऐसे घुमाते हैं, जैसे तुम लोग प्रकार में पेंसिल को घूमता है ना, पेंसिल का नोक, उसी तरह से ये घूमता है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ माने रास्ता, पाथ माने पथ, इसके चलने से जो हमको रेखा दिखता है, इस प्रकार से कर्व रेखा दिखता है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। तो बिंदु ए के पथ को जब वापस वहीं पर आ जाता है तब हम उसको वहां से वहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये इस परिधि रेखा या परिधि लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है, आप लोग देखते रहिए ध्यान से, यहां से ये सब क्षेत्र, ये जितने में हम लोग अभी रफ जैसे दिखा रहे हैं, ये इसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त किसको बोलते हैं? बिंदु ए, यहां पर ए बिंदु है, बिंदु ए एक पथ में चलता है, किसी बिंदु निश्चित केंद्र के परितः पथ में चलता है। उस पथ से जो हमको आकृति प्राप्त होता है वह वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब यहां पर देखिए, वृत्त में हमने त्रिज्या को लिया है। अब इस त्रिज्या को इसी लाइन में इधर बढ़ा देंगे तो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, इसको आप लोग फट से बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं। बोलते हैं, आप लोगों को पहले से मालूम है, काफी छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये व्यास क्या है? ए से बी तक की दूरी हमारे लिए व्यास हो गया। अब इस व्यास को हम कहीं भी ले जाकर के रख सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं यहाँ पर कि जैसे कि ये हमारा वृत्त है, अगर ये व्यास जो यहाँ से यहाँ तक था, अगर इसको मैं यहाँ ले आऊं तो ठीक है, देखिए व्यास यहाँ करके छोटा हो गया, यानी कि अब ये व्यास नहीं रहा, है ना। तो जैसे व्यास अपने उस स्थिति से जैसे ही खिसकता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। हम लोग इसको जीवा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें मैं इंग्लिश नाम वाला को इंक्लूड कर लेता हूं। ध्यान से देखिए, इसको रेडियस बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं। इसको डायमीटर बोलते हैं, डी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको एरिया ऑफ सर्कल बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ये इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये पेरीमीटर है, परिधि। ये सेंटर हो गया, केंद्र। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इंग्लिश नामों को भी जानेंगे, बीच बीच में आते रहता है। ये हो गया, क्या हो गया? ये जीवा। अब इस जीवा को हम कई जगह पे खींचते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ये आप लोगों के लिए 1 नंबर के प्रश्न का काम करता है कि जीवा को इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बढ़ा दिए, यहाँ पे बढ़ा दिए, ये वाला इसके केंद्र से होते हुए गुजर गया एक जीवा। अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये छोटा होते जा रहा है। देखिए, ठीक है, ये जीवा जो है इधर से बड़े होते गया, व्यास तक बड़ा रहा, उसके बाद छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो होगा वह हमारे वृत्त का व्यास होगा। इस बात को हम लोगों को जानते रहना है। और जो व्यास होता है वह हमारे
2 त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होता है और यहाँ से यहाँ तक भी ये दूसरा त्रिज्या होता है। दोनों त्रिज्याओं का योग ही व्यास होता है। यानी कि हमारे व्यास d को हम क्या बोलेंगे, 2r बोलेंगे। यानी कि 2 r को मिला करके r प्लस r 2r बराबर d होता है। d को व्यास बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है डायमीटर। तो जिस तरह से हम लोग ए बी जीवा लेकर के किए हैं, इसी तरह से बड़े ध्यान से देखते रहिए। मेरे बनाते समय ही अगर आप ध्यान देंगे तब आपको अगला जो मैं बताने वाला हूँ समझ में आएगा। देखिए, ये अगर ये डॉट डॉट में मैंने अभी वृत्त को लिया है, इसका मतलब इसका केंद्र भी है, सारी चीजें हैं, जैसा वृत्त के जितने गुण हैं वो सब चीज इसमें हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहां से यहां तक को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं। देखिए यहां से यहां तक ये हो गया P और ये हो गया Q। आप लोगों को ये एक पार्ट दिख रहा है जो डॉट डॉट में है, ये PQ इधर से और इधर से भी PQ। तो ये वाला पार्ट छोटा है, देखिए यहां से यहां तक। तो छोटा वाला को लघु बोलते हैं और बड़े वाले को दीर्घ बोलते हैं। ये लघु पार्ट है, ये दीर्घ पार्ट है। लेकिन ये पार्ट है क्या चीज, मैंने यहाँ पे बनाते समय बताया था कि ये एक रेखा का पथ है ना, और ये क्या होगा, हमारा चाप होगा, चाप यहां से यहां तक। जैसे कि आप लोग प्रकार का उपयोग करते समय ऐसे चाप काटते हैं और इस तरह से आप बोलते तो हैं चाप, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियर होना चाहिए कि ये चाप मिला करके ही पूरा, ये लघु चाप और दीर्घ चाप, ये हो गया दीर्घ चाप और ये लघु चाप। ये होता है इसका चाप के परिप्रेक्ष्य में वृत्त का चाप PQ। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ये है PQ और इसके ऊपर में इस तरह से दिखाएंगे, तब ये चाप खंड है PQ। P से लेकर के Q तक का चाप खंड। अगर इधर, चूंकि इधर वाले भाग को अगर दर्शाना चाहते हैं तो हम इसको लघु लिखेंगे, और अगर इसी को है तो नाम PQ ही देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, PQ ही लिखेंगे, परंतु इसके सामने में दीर्घ लिखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी वृत्त को छोटे छोटे चापों में हम लोग अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं, या जोड़ करके इसकी परिधि बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका लघु चाप कौन सा है, दीर्घ चाप कौन सा है। हम चाहे तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ देते हैं ये, तो ये PQ जो है हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया यहाँ पर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं इसको ताकि आप लोग जाने। ये हो गया जीवा के द्वारा, यहाँ से देखिए अलग दिख रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट दीर्घ चाप और ये वाला पार्ट लघु चाप, ये वाला हो गया। ये क्या है, ये भी छोटा जीवा है और सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त पर जीवा भी डाला और वृत्त का चापखंड भी खींचा। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके चापखंड और आगे क्या क्या होता है। ये हमारा वृत्त है। अब आप कल्पना कीजिए, यहाँ से सोचिए जो यहाँ से ऐसा बनाए थे आप, ये भी लिए थे जीवा। अब ये आपको 2 भागों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ से अगर आप काट दें, जैसे कि आप एक गोले वाला कागज लेंगे और यहाँ से लाइन खींच देंगे, या यहाँ को, चलिए इसको अलग कलर कर देता हूं मैं। ये पूरा एक वृत्त है, वृत्त को यहाँ से काट दिया गया। ठीक है, आप एक वृत्त बनाइए कागज के प्रकार की सहायता से, उसमें राउंड लगाइए, राउंड के बाद उसको कैंची से काट दीजिए, तो आपको ऐसा वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा, ये अंदर वाला जो दिख रहे हैं। ठीक है, उसको फिर क्या कीजिए, एक बार मोड़िए, उसको मोड़ने के बाद वहां से भी काट दीजिए, तो आपको 2 अलग अलग मिल जाएगा, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो ये होता है हमारा वृत्त खंड। चूंकि वृत्त का एक टुकड़ा है इधर वाला, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त खंड। ठीक है, अब चूंकि ये छोटा वाला है इसलिए इसको लघु बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, और ये बड़ा वाला है इसलिए इसको हम दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। तो आप लोगों को ये नाम भी थोड़ा सा याद रखते रहिए, आगे के क्लास में काम आएगा। और ये स्मॉल सेगमेंट और ये बिग सेगमेंट, आगे ये बात समझ में बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका उपयोग कैसे होगा प्रमेय के रूप में मैं बताऊंगा उन सब चीजों को, या गणितीय रूप में भी इसके हम कुछ गणित को भी बना सकते हैं कि इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब भी आप निकाल सकते हैं जहां पर क्षेत्रफल की बारी आएगी उस समय पर। तो ये क्या हो गया, हमारा चाप के द्वारा हमको क्या पता चल जाता है कि यह वृत्त जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसी चीज को मैं एक दूसरा वृत्त बना के बताता हूं। ये हो गया, ये केंद्र है, ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, अगर हम दूसरा त्रिज्या भी इस तरह से ले लें, ये O, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक का देखिए, इसमें तीनों चीज समावेश है। एक त्रिज्या है और
ए बी, अगर इसको आप मिला देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। यहां से यहां तक का ये जो कर्व क्षेत्र दिख रहा है ये क्या है, चाप है। इधर वाला दीर्घ चाप ए बी, इन चाप के द्वारा देखो केंद्र पर कुछ कोण बन रहा है, ये इसको थीटा ले लेते हैं अभी नाम के रूप में। तो चाप ए बी के द्वारा भी केंद्र पर बन रहा है, और इसको हम ऐसा मिला दें तो जीवा ए बी के द्वारा भी केंद्र पर बना हुआ कोण, दोनों हमारा उपयोग है, काम के लायक आएगा, इसलिए हम यहीं पे बता देते हैं कि ये चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये वाला हो गया थीटा, और इस जीवा के द्वारा भी केंद्र पर बना हुआ कोण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस चाप खंड ए बी के द्वारा और ओ तक मिलाते हुए ये जो पार्ट हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, अब ये जो रफ पार्ट मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड, सेक्टर त्रिज्या खंड हो गया। इसमें वो आ जाएगा लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग त्रिज्या खंड भी जान गए, और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे तो देख रहे हैं, है ना। क्षेत्रफल का सूत्र जैसे आता है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे चाप खंड जो आता है यहाँ पर, यानी कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इन सब चीजों को बीच बीच में रिपीट होते रहता है, बाकायदा याद करते रहिए, बीच बीच में लिखते रहिए। ये क्या है, परिधि हो गया यहाँ पर 2 पाई आर, और ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र के चारों ओर बनने वाला कोण यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये 360 अंश का कोण बनता कैसे हो, देखिए यहाँ पर ये हुआ, ये हो गया, ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा के एक और बनने वाले कोण कैसे कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं, और इधर वाले के भी कोण 180 अंश के हो जाएंगे। इस तरह से केंद्र ओ पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। यदि हम इसका उपयोग करना चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, और ये छोटे से भाग का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये तो क्षेत्रफल के चैप्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे या पढ़ लेंगे, तो इस छोटे खंड का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे कोण थीटांश है, छोटे और बड़े का अनुपात ले लेते हैं, यानी कि थीटा बटे 360, ठीक है, थीटा बटे 360 लेकर के हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी चाप खंड के हिसाब से इसकी परिधि भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है कॉमन है दोनों में, यहाँ पर अगर हम परिधि निकालना चाहेंगे, माने कि चाप खंड की लंबाई निकालना चाहे, परिधि के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, चाप खंड की लंबाई, यानी कि यहाँ पर परिधि का सूत्र लिखेंगे और ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे, दोनों को मिला करके हल करेंगे तो हमको चाप खंड की लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, थीटा बटे 360 लेंगे और पाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं, इसका उपयोग देखिए, यहाँ पे थीटा और 360 का क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, थीटा माने ये छोटा वाला भाग है, यहाँ पर अगर बड़ा वाला कोण को लेंगे तो यहाँ पर कोण के जगह पे बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, और ये अभी ये छोटे से जो थीटा दिख रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है केंद्र पर, इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो रफ क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये वाला रफ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए कि इस चाप खंड के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितने अंश का है वो पता होना चाहिए, तब जाकर के हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वृत्त, आप लोगों ने देखा कि वृत्त क्या होता है, उसकी परिभाषा आप ही लोगों को याद करना है, जानना है, लिखना है। उसके बाद कार्ड, आ गई बात समझ में, ए बी यहाँ पर कार्ड है, वृत्त का चाप यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा पार्ट है वो हो गया, वृत्त का खंड ए बी इधर नीचे और ए बी से ऊपर, ये वृत्त का खंड हो गया। उसके बाद त्रिज्या का खंड, यानी कि एक छोटा सा भाग जो दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ है, देखिए इसलिए इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ खंड है, इसलिए इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो इसमें भी लघु और दीर्घ होता है, ठीक है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। और इस वृत्त पे एक जीवा ले लिए ए बी, और इसके द्वारा ये इस केंद्र है, और ये कहना क्या चाहता है, जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण जो होगा इस जीवा कार्ड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये सेंटर में जो ये कोण है, इस कोण का नाम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, या तो फिर
कोण लिखने का तरीका दूसरा क्या है, कोण BOA, या तो फिर इसके आसपास में कोई कोण नहीं है इसलिए हम इसको कोण O भी लिख सकते हैं। देखिए 3 प्रकार से हो गया। अगर इसका नाम दे दें हम लोग कुछ अपने से सुविधा के लिए, जैसे कि 1 नंबर का कोण दे दिए तो हम इसको कोण 1 भी लिख सकते हैं। अगर इस कोण को हमने थीटा कह दिया जैसे अभी कुछ देर पहले कहा था तो हम इसको कोण थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कितने प्रकार से एक कोण को 5 प्रकार से दर्शा सकते हैं, 5 प्रकार से। ठीक है, किसी भी प्रकार से लिखा हुआ होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अगर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर दिया गया है तो ये कोण 1 भी लिख सकते हैं। अगर थीटा लिख दिया गया है तो कोण थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर कोण O भी लिख सकते हैं। इसके आसपास और नहीं है, क्लियर है। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप ये इसका नाम भी वो है, ये कोण 1 नंबर हुआ, ये कोण 2 नंबर हुआ, तो आप यहाँ पे इसको कोण O नहीं बोल सकते जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है, कौन सा कोण O है इसका पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लियरली अगर 1 2 लिखा हुआ है तो ये कोण 1 होगा, कोण 2 होगा। या तो फिर ऐसा भी होगा कि आपके बुक में इस 1 के जगह पे x लिखा हुआ हो और 2 के जगह पे y लिखा हुआ हो, तो इस कोण को हम कोण x और कोण y भी पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा है, कुछ नहीं दिया है, तो आप अपने से नाम दे दीजिए ABC। अब इसको O तो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कोण पढ़ सकते हैं, देखिए AOC या COA। इस तरह से एक कोण को हम 5 प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, जो कुछ अपने तरफ से ही जोड़े गए हैं, जैसे ये कोण का नाम देना, ये कोण का नाम देना, 2 कोण को अपने तरफ से देते हैं और उसके नाम को रख लेते हैं। ठीक है, कार्ड या जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब हमको और क्या करना है। कुछ प्रमेय है जिसको कि आप लोगों को बताना है, और वो प्रमेय का कथन जो है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए, और इस प्रमेय के कथन को हम कथन के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उससे संबंधित चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एक प्रमेय का कथन लेते हैं। इस तरह से कई कथन मिलेंगे आपको आपके किताब में। तो एक कथन ये भी है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई जो है वह बराबर होती है। अब इस कथन के अनुसार हम क्या चित्र में बदल सकते हैं, देखिए उसके बाद सरल हो जाएगा। इस कथन को, प्रमेय को मैं बताने से पहले आप लोगों को कुछ जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं उनकी याद दिलाऊंगा। ये बोलता है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, यानी कि 2 ठो जीवा है, ये इसका केंद्र है, और इसका कहना यह है कि यहाँ से बराबर दूरी पर, जैसे कि ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर है तो यहाँ पर जो जीवा होगा AB और CD, दोनों जीवाओं की लंबाई जो है बराबर होते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो आप कक्षा 9वीं पढ़े हैं सर्वांग समता, उसको मैं बताऊंगा। इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा रोक करके उन सब चीजों को पहले रिपीट करके आप लोगों को याद दिलाता हूं, क्योंकि उसके बिना ये कथन सिद्ध कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वो जानना जरूरी है। साथ में देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, AB बराबर CD, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा केंद्र वो हो गया। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको सर्वांग समता का नियम जानना चाहिए। सर्वांग समता के नियम को खाली एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट नियम क्या है, भुजा 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 3 बार, माने तीनों भुजाएं होना चाहिए। दूसरा भुजा कोण भुजा, देखिए यहाँ पे साइड साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो इसी को हम फिर से तीसरा कंडीशन बदल देते हैं, एंगल साइड एंगल। इसका एक उप प्रमेय होता है एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब आप इसको भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आता है RHS, याद आ रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। ये सब आप लोग 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें सरलता के रूप में एक बार बता दिया जाए। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं कि आखिर ये सर्वांग सम हम वृत्त के परिप्रेक्ष्य में किसको बोलते हैं और त्रिभुजों के परिप्रेक्ष्य में किसको बोलते हैं, वो तो कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कथन जो मैं बताया अभी वो आप लोगों को याद रहना चाहिए, हो जाना चाहिए। अभी जितना भी मैं प्रमेय बताऊंगा वो सब आप लोग अपने मन में याद किए हुए रहेंगे, तो आप लोगों को आगे भविष्य में काम आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और एक पॉइंट 7वां नंबर में, वृत्त की सर्वांग समता। तो ऐसा मुख्य बिंदु निकलते रहना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले। तो वृत्त की सर्वांग समता, ध्यान से देखिए,
वृत्त की सर्वांग समता का एक ही नियम है। कौन सा नियम? इसकी त्रिज्या बराबर होना चाहिए। त्रिज्या अगर बराबर है तभी वह सर्वांग सम होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर का हमने, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का हमने एक एक त्रिज्या लिया है, माने एक लाइन लिया है और रेखाखंड लिया है, इसका नाम हमने दे दिया है OA और यहां पर दे दिया है OB। दोनों की लंबाई बराबर है, जिसको हम त्रिज्या का नाम दे करके उपयोग करेंगे और इसको त्रिज्या बना करके हम एक वृत्त खींचेंगे। देखिए इस तरह प्रकार का उपयोग करके क्या करेंगे? ऐसा ही 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के आपका जितना इच्छा होगा वैसा लेकर के 2 बराबर त्रिज्या वाला वृत्त बना लेंगे। तो आप देखेंगे उसको, या तो फिर आप कैंची से काट लेंगे उसको दोनों को और एक दूसरे को ऊपर मिला देंगे तो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। दोनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को इंक्लूड कीजिए तो क्या बना? इसका परिधि बन गया। अब उसको यहाँ पर देखेंगे दोनों को तो एक दूसरे को ढक लेंगे वो। तो इस तरह से जो पूरा ढक लेता है उसके सारे अंग, सर्वांग माने सभी अंग क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या दर्शाते हैं? देखिए इसको, ये सर्वांग समता का याद आ गया होगा, आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। तो ये वृत्त की सर्वांग समता के लिए क्या होना चाहिए? त्रिज्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, व्यास भी बराबर होगा तो बात बराबर है, क्योंकि व्यास जो है वह त्रिज्या का डबल होता है। अब यहाँ पर इसकी सर्वांग समता हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं? पहले आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? जो सर्वांग समता का भी नियम यहाँ पे लिखा था वो सारे नियम इसी पर आधारित है, इसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा बता देता हूँ वृत्त का बताने के बाद। इसमें देखिए वृत्त को आपको लिखने का एक तरीका भी बता देता हूं। ये हो गया सर्कल C और ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे। इसका केंद्र का नाम लगभग वही देते हैं हम लोग और इसकी त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वृत्त को इस तरह से दर्शा सकते हैं कि वृत्त O केंद्र और R त्रिज्या वाला ये वृत्त है, ऐसा। तो कहीं भी ऐसा लिखेंगे आप तो उसका नाम उसी तरह से आप दे दीजिए उसको। अब आता है यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। किस स्थिति में? तो देखिए आप लोगों को जो 4 स्थिति बताया था वो 4 स्थिति यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए देख लीजिए हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं। आप लोग एक बार जरूर लिखिए कि इस त्रिभुज में भुजा कितना ठो है? 3 ठो है, वो लिखना है। इस त्रिभुज में भी भुजा कितना ठो है? 3 है। देखिए भुजा 3 है तो 2 उसके भुजा का नाम लिखिए। उसके बाद कोण भी 3-3 है, उसके कोण का नाम लिखिए। तो ये हो गया हमारा वृत्त की सर्वांग समता, जो कि हमारे आगे में काम आएगा। कौन सा? त्रिभुजों की सर्वांग समता। और मैं जो प्रमेय बताया था, चलिए एक कथन और याद रखिए। मैं यहाँ पे एक 2 कथन बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। किसी वृत्त के ये AB और CD 2 जीवाएं हैं, ये इसका केंद्र है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। मैं चित्र को इसलिए पहले बना दिया कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए इसका। प्रमेय जो है, ठीक है, प्रमेय वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, ये दोनों जीवाएं समान है। इसका कहने का मतलब केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। अब ये वृत्त है, वृत्त की 2 जीवाएं समान है। इसका मतलब क्या बोलता है? दिया क्या है? देखिए इसी को लिखते चलते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। दिया है AB बराबर CD, AB बराबर CD, और ये केंद्र पर कितने अंश के कोण बनाएंगे? ये देखिए, ये ऐसा जोड़ेंगे हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये रचना में आ गया। ये बराबर है। क्यों बराबर है? इसकी त्रिज्या है, सब वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होते हैं, स्वाभाविक है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज पढ़े हैं और सर्वांग सम वृत्त भी पढ़े हैं जिसमें त्रिज्याएं बराबर होती है। अब ये भी दिया हुआ है, देखिए। तब ये कोण दोनों बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो मैं तो बहुत सारा बता दिया हूं, अब थोड़ा सा अपने से कोशिश कीजिए और इसको आगे लेकर के चलना है। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा जो हम बताते हैं घर में अभ्यास करते रहेंगे, तब आप लोगों को ये सरल लगेगा और ज्यादा। आज एक कथन एक पहले बताया था, वो भी मैं सिद्ध करके बताऊंगा बाद में, और ये दूसरा कथन है। इस कथन को भी याद रखिए। आप अपने बुक खोलिए और बुक में बहुत सारे ऐसे कथन होंगे जो आप लोगों को याद रहना चाहिए।